मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सिंपल वही प्रोविजन याद रखने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जितने भी प्रोविजन है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ प्रोविजन है, आपको उनको याद नहीं करना। मेन प्रोविजन, मेन डेफिनेशन जो है आपको उस पर फोकस करना है। अब हम चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो 8वें चैप्टर में है क्या, ये आपका अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है आपका बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की, अब वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन में आपको नहीं जाना है, बट सिंपली आप इतना समझ लीजिए जो भी चीज़ें, चाहे वो रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, किसी भी टाइप का, ठीक है, वो इरिगेशन से रिलेटेड, ये आप सारी चीज़ें देख लीजिए, रोड, रेलवे, हर चीज़ इतनी ब्रॉड है, वाइड डेफिनेशन है कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितनी वाइडर डेफिनेशन होगी उतना ही आपको याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, उसमें जितनी भी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन अगर कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है उससे, तो वो सारी इसमें आएगी। ठीक है, तो ये प्रोविजन आप स्किप करना। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, अब ये एक नैरोअर पार्ट है। यहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन डज नॉट इंक्लूड दीज पर्टिकुलर थिंग। अब यहां पे क्या है, एनी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एनी फैक्ट्री और माइन और बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एम्प्लॉइंग लेस देन 10 वर्कर्स। अब ये क्या है, और ठीक है, और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड टू ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉट एम्प्लॉइंग द वर्कर मोर देन सच एज। ठीक है, अब यहां क्या है कि किन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। पहला तो ये जहां पे 10 से कम वर्कर आपके एम्प्लॉय किए गए हो। ठीक है, अगर वहां पे 7 वर्कर मिलके काम कर रहे हैं तो वो आप इस कंस्ट्रक्शन वर्क की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरा, अगर अपनी आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वहां पर आप कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो भी आपके कंस्ट्रक्शन वर्क की डेफिनेशन में नहीं आएगा अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अपनी देखिए यहां पे वर्ड है ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये नहीं है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक कंपनी बना के दूसरों को फ्लैट बेच रही है, उसमें नहीं होगा ऐसा। भाई एक सुपरटेक ने बिल्डिंग खड़ी कर दी और आप बोले मैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहा हूं, ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो आपकी अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो उसमें जो आप वर्क कर लेते हैं वो आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ये पर्टिकुलर चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 8 में ही बिल्डिंग वर्कर। तो बिल्डिंग वर्कर देखिए, बिल्डिंग वर्कर की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा वाइड है, बट इसको आप जरूर देख लीजिए एक बार। इसमें क्या है आपका, बिल्डिंग मीन्स ए पर्सन who is employed to do any skilled, semi skilled और unskilled manual, technical, clerical work। और देखिए यहां पर जो वर्कर डेफिनेशन आपने देखी होगी, वर्कर और एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में क्या अंतर है कि एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में आपका सुपरवाइजर और मैनेजर आते हैं। सुपरवाइजर कौन, जो 15,000 से ज्यादा की तनख्वाह ले रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है कि आपका टेक्निकल और क्लैरिकल वर्क। ठीक है, फॉर ये सारी चीजें आप स्किप करना। ठीक है, इन कनेक्शन विद एनी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। यहां पर एक सिंपल बता दिया गया है कि अगर आप सुपरवाइजर हैं, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप कोई अदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आपको असाइन किया गया है, उस केस में आप बिल्डिंग वर्कर नहीं होंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग वर्कर में टेक्निकल क्लैरिकल वर्क जरूर आएगा। हो सकता है किसी एक आदमी को वहां पे मुंशीगिरी का काम नहीं देते, जब बिल्डिंग बननी होती है एक आदमी उनके रिकॉर्ड जो है सबके चेक करता है, देखता है कौन कब आया क्या, तो वो जो क्लैरिकल वर्क के लिए भी पर्सन है वो भी बिल्डिंग वर्कर की डेफिनेशन में आएगा। बट कौन नहीं आएगा, सुपरवाइजर नहीं आएगा, आपका मैनेजर नहीं आएगा, और आपका जो पर्सन जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आपने दिया है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर कट डेफिनेशन है, इसलिए याद रखना इसको, ये हाईलाइट किया गया आपके लिए। तो उसमें बाकी चैप्टर 8 में बाकी चीज क्या है कि नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इन ए कंट्री। ठीक है, ये तो जनरल कंडीशंस बताई गई है। अब आ जाते हैं आपका यही चैप्टर 8 में आपका सेक्शन 100 to 108 कलेक्शन ऑफ सेस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। फिर इंटरेस्ट पेबल और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट ऑफ सेस, ये सेस वाला प्रोविजन आप स्किप करना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब है रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 106 क्या कहता है आपका,
रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स, ठीक है। तो इस रजिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे कि एवरी बिल्डिंग वर्कर हु हैज कंप्लीटेड 18 year of age but has not completed 60 year of age and who has been engaged in any building or other construction work for not less than 90 days during the preceding 12 months। भाई आपने पिछले, अगर आप 18 से अबव है और आपने पिछले जो एक साल है 12 महीने हैं उसमें कम से कम कितना आपका 90 डेज का वर्क आपने किया है, आपकी उम्र 18 से 60 के बीच में है, तो आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जो भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्डिंग वर्कर्स को वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो 106 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशियरी। फिर 108 आप बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए आप एप्लीकेशन और उसमें मत जाना, बट आप इतना जरूर देख लीजिए कि आपका जो सेक्शन 108 है वो किससे रिलेटेड है, बिल्डिंग वर्कर्स के जो वेलफेयर फंड है और उसकी एप्लीकेशन उससे रिलेटेड है आपका सेक्शन 108, बस इसको याद रखना। अब आते हैं स्टेट, ये चैप्टर सेकंड को, इसको भी आप छोड़ना। अब बात आती है आपका बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। जो ये बोर्ड की जो बात है, ये बोर्ड की आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। जो बिल्डिंग वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में एक बोर्ड एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन दिया गया है। अब ये बोर्ड होगा कैसा, तो यहां पर जो बोर्ड होगा उसमें एक चेयरपर्सन होगा टू बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, 1 member टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड सच मेंबर्स ऑफ, ठीक है, सच अदर मेंबर या सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 15, ठीक है, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एज मे बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट। तो ये जो आपका जो आपका बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, इसको स्टैब्लिश कौन करेगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन करेगा, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके चेयरमैन को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसको नॉमिनेट। एक मेंबर होगा आपका वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, एक मेंबर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा अपॉइंटेड, ठीक है। और 15 मेंबर और हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 मेंबर, ठीक है। और वो भी कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब प्रोवाइडेड दैट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड शैल इंक्लूड एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड बिल्डिंग वर्कर्स, एंड एटलीस्ट 1 member शुड बी वुमेन, ठीक है। तो कम से कम एक मेंबर तो उनमें से आपको वुमेन को लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, और जो बिल्डिंग वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें आपको पैरिटी लानी पड़ेगी, इक्वालिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने 3-3-3 सबको दिया हुआ है तो 9 अगर है तो 3-3-3 आपको सब में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। और जो आपका स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स, ये आपका स्टेट लेवल पे है, ये आपका स्टेट लेवल पे था जो स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। अब उसके फंक्शंस की बात है तो फंक्शन को आप स्किप करना क्योंकि जनरल फंक्शन होंगे। आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट टू बेनिफिशियरी, मेक पेमेंट ऑफ पेंशन टू बेनिफिशियरी हु कंप्लीटेड द एज ऑफ 60, पे सच अमाउंट। तो जो जनरल फंक्शन किसी भी वेलफेयर बोर्ड के होंगे वही यहाँ पे है, स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। अब आते हैं आपका कि आपको पता ही है कि ये जो आपका कोड है इसने आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर आपका एक्ट था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, इसको आप याद रखना डेट को। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो था वो आपका कब आता, 2008 में, उसको भी इसने इंक्लूड किया हुआ है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब इसमें जो है आपका चैप्टर 9 थी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के जो वेलफेयर से रिलेटेड है, सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और इसमें आपकी डेफिनेशन पहले है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता क्या है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता क्या है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अगर आप देखेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मींस एन एंटरप्राइज owned by individual or self-employed workers or and engaged in production or sales of or sale of goods or providing service of any kind whatsoever and where the enterprise employs the number of such worker is less than 10,
इस टाइप के एंटरप्राइज जहां पर 10 से कम जो आपके वर्कर है वो एम्प्लॉयड है, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। आपके कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 9 मेंबर है, तो 9 मेंबर आपके किस में आएंगे, आपके वो पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट आएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कैटेगरी में। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की भी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, वेज वर्कर का भी कोई ज्यादा फोकस नहीं करना। सेक्शन आपका 109 जो है फ्रेमिंग ऑफ स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये भी आप स्किप करिए। ठीक है, फंडिंग और ये कोई नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, अब है सेक्शन 112। सेक्शन 112 क्या कहता है, सेक्शन 112 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बोलता है कि देयर शुड बी ए वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर्स थे, देयर शुड बी वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर्स। ठीक है, 112 ये बोलता है। तो यहां पर उनको स्टैब्लिश कौन कर सकता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। ठीक है, ये कोई एक सेंटर नहीं होगा, ये डिफरेंट सेंटर्स होंगे, डिफरेंट रीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के बेसिस पे हो सकते हैं। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है उनको अवेल किया जा सके। ठीक है, तो ये किसमें है, सेक्शन 112 में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो है आपका वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है, तो ये इसको स्टैब्लिश कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन स्टैब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों स्टैब्लिश कर सकती है, बोथ। ठीक है, अब फंक्शन वही जनरल फंक्शन होंगे, तो इसमें आप जो फंक्शन है वही सारी वेलफेयर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्या है, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, तो ये क्या है कि इंफॉर्मेशन गिविंग का काम हो गया। फैसिलिटेट फाइलिंग, प्रोसेसिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उनको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करना, उनको असिस्ट करना, तो बेसिकली वो फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं। भाई आपको पता ही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, और किसी भी अगर लेबर की बात करें, मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, तो आपको जो फैसिलिटीज़ है, जो आपके बेनिफिट्स हैं, उनका आपको नहीं पता है, उस बारे में आपको अवेयर भी कराना, और उस बार अगर आपको किसी टाइप का बेनिफिट चाहिए तो उसमें असिस्ट भी करना। ठीक है, और ये आपका सेक्शन 113 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन। 113 क्या बोलता है, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो एवरी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड दैट he or she has completed 16 ईयर ऑफ एज। देखिए यहां पर ध्यान रखना, आप जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए जो रजिस्ट्रेशन की एज है यहाँ पे 16 है। जब आपने कंस्ट्रक्शन की बात की थी, जो बिल्डिंग वर्कर था उसकी बात की थी, तो वो क्या था, वो उसमें 18 एज था, 18 एज था। ठीक है, यहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर के जो रजिस्ट्रेशन की बात है, एज कितना है आपका, यहाँ पे हाईलाइटेड आपको दिख जाएगा, 16 ईयर ऑफ एज है। ठीक है, तो इसको फोकस करना। तो 113 में रजिस्ट्रेशन है। प्लेटफॉर्म वर्कर की बात की गई है। अब यहां पर आप गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर दोनों को ही डिफाइन भी किया गया है। इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि कहीं भी आपको एक टर्म दिया जा सकता है। तो आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आपका चैप्टर 9 बताता है कि गिग वर्कर कौन होंगे, मींस ए पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन ए वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। ठीक है, देखिए जैसे ट्रेडिशनली क्या होगा, भाई आपने किसी को रिक्रूट किया, आप उसको उस पर्टिकुलर काम के लिए पैसे दे रहे हैं, किसी भी टाइप से दे सकते हैं, डेली वेज दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। बट यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब स्विगी की बात होती है, आपके यहाँ पे स्विगी का जब भी आपका कोई भी बंदा लेके आता है, और अगर उसका आपने देखा होगा कि जो एक पर्टिकुलर आप लोकेशन देखेंगे, अगर 5 के लोकेशन में है तो इतना आपको मिलेगा 40 चार्ज, इतना चार्ज कर रहे हैं, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपके घर पे खाना लेके आ रहा है, वो पर्टिकुलरली डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होता। ठीक है, जैसे जोमेटो है उसका वो डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होता है, वो बस उस सर्विस का चार्ज करता है। ठीक है, जैसे आपने अभी इसका एक और एग्जांपल है आपका, आपने कार सर्विस देखो, एक तो आपने देखा कि ओला और बाकी सारी चीजें भी इसमें भी आपने देख लिया, बट एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक एप्लीकेशन है, उसमें आप
खुद को रजिस्टर कराएंगे, वहाँ से आप वो आपको बताएगी जो आपके जिस भी ट्रैवलर को जाना है और जो गाड़ी ड्राइवर है उन दोनों को इंगेज कराती है बस, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, जितनी भी इस टाइप की इंडस्ट्री होगी जहाँ पर डायरेक्टली रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, थर्ड आप क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वही गिग वर्कर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वहां पे नहीं दिया गया। जोमेटो कोई भर्ती नहीं कर रहा है कि आप खाना देने वाले लोगों की भर्ती निकाल दी जोमेटो ने और 200 को कर लिया, इस टाइप से नहीं, वो गिग इकोनॉमी में आएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप में वो नहीं है। वो हर डिलीवरी का इतना चार्ज उनको मिल गया, अगली डिलीवरी वो कर रहे हैं तो चार्ज मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो उनका कोई ना ही वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी अगले ऑर्डर की, जिस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए वो गए उसी की उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एक आपका रिलेशन होता है वो गिग वर्कर्स में नहीं होता। अब है प्लेटफॉर्म वर्कर, इसमें देख लीजिए, मींस फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एक्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस इज इन एक्सचेंज ऑफ। देखिए प्लेटफॉर्म वर्कर में तो सिंपली यही है कि आप जो है अदर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं किसी को किसी स्पेसिफिक काम के लिए, और प्रोवाइड करने के बाद में आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। प्रोवाइड कराने के बाद में, सर्विस प्रोवाइड कराने के बाद में, यहां पे भी प्लेटफॉर्म वर्कर के केस में भी डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो नहीं होता है। डायरेक्ट रिलेशन, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में होता है वो नहीं होता है। बाकी इन दोनों पे एक मैं क्वेश्चन भी बना दूंगा जिसमें और डिफरेंस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट स्कीम्स है, इसको भी स्किप करना, कुछ नहीं आएगा यहां से। एक आपका स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड है, ये आपका स्टैब्लिश किया गया है आपका सेक्शन 6 क्लोज 9 चैप्टर 2 में, ठीक है। तो ये इसको आपको देख लेना। इसमें जो मेंबर होंगे स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी वो 28 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है इसमें, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कंसर्न विद ऑफ कंसर्न स्टेट जो है इसके क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो इस जो आपका स्टेट का अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का जो आपका बोर्ड है उसमें जो नॉमिनेट किए हुए मेंबर होंगे वो कितने हो सकते हैं, वो 28 मेंबर हो सकते हैं। और इसका चेयरमैन कौन होगा, इसका चेयरपर्सन जो है इसका आपका मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो फॉर पर्टिकुलर स्टेट, जो भी कंसर्न स्टेट का आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मिनिस्टर है वही इसका चेयरमैन होगा, ठीक है। और सेक्शन 6 में ये गिवन है, आप एक बार चेक कर लेना। अब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, देखिए इस सेक्शन को बस इतना ही आप याद रखना कि सेक्शन चैप्टर को कि चैप्टर 12 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टी गिवन है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना इसमें, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलरली आपसे कोई प्रोविजन नहीं पूछने वाला, सिंपली आपसे ये पूछ सकते हैं किस चैप्टर में आपकी पेनल्टी और ऑफेंसेस दिए गए हैं। तो ये आपका चैप्टर 12 है, इतना ही आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा पे आपको जाना नहीं है, ठीक है। और बाकी एक आपका कोड है नेक्स्ट आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ मेजर्स है उससे रिलेटेड है, 2020 का ही कोड है। उसमें भी हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में उसके जो दूसरे एस्पेक्ट है, जो प्रोविजंस है उनका डिस्कशन करेंगे। उसमें मैं PDF में भी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा उस सब चीज़ को डिस्कस कर लेंगे डेफिनेशन